लोग सोचते हैं अयानो कोजी क्योताका एक फिक्शनल है, एक एनिमे कैरेक्टर। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि व्हाइट रूम रियल है और उसके मेथड्स तुम्हारे दिमाग को रीराइट कर सकते हैं। हमने इस वीडियो में 10 फेजेस डिजाइन किया है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मुझे पता है 99% लोग इस वीडियो को पहले 1 मिनट में ही छोड़ देंगे क्योंकि उसका अटेंशन स्पैन मर चुका है, वो वीक है। पर अगर तुम इस वीडियो को अभी भी देख रहे हो तो तुम 99% लोगों से आगे हो। वेलकम टू द व्हाइट रूम। क्या तुम्हें पता है अयानो कोजी की फैसिलिटी का नाम व्हाइट रूम क्यों है? अब मैं तुम्हें बता दूं कि व्हाइट रूम सिर्फ कूल दिखने वाला नाम नहीं है, इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है। इंसान का दिमाग कलर्स पे रिएक्ट करता है। रेड गुस्सा दिलाता है, ब्लू रिलैक्स करता है। कलर्स इमोशंस पैदा करते हैं, लेकिन व्हाइट कलर नहीं है। व्हाइट एक ब्लैंक स्लेट है, वहाँ कोई इमोशन नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सिर्फ फोकस है। व्हाइट रूम का फोकस बचपन से जीनियसेस बनाना नहीं था, उसका मकसद था उनके दिमाग से ह्यूमन वीकनेस को डिलीट करना। और आज हम फेज 1 में वही करेंगे, तुम्हारे दिमाग को फॉर्मेट करेंगे। अब भी इसी वक्त तुम्हारा दिमाग कचरे का डब्बा बन चुका है। सुबह उठते ही इंस्टा, दोस्तों के मैसेजेस, न्यूज, मीम्स, तुम्हारे दिमाग में इतने शोर है कि तुम्हें अपने खुद के थॉट्स सुनाई नहीं देते। अयानो कोजी के पास एक्सेस था दुनिया के हर नॉलेज का, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास दुनिया के हर डिस्ट्रैक्शंस का एक्सेस है। जब तक ये कचरा साफ नहीं होता, नया डाटा एंटर नहीं हो सकता। फेज 1 का पहला रूल है कंप्लीट एलिमिनेशन। रियल लाइफ में व्हाइट रूम क्रिएट करने के लिए तुम्हें डोपामिन डिटॉक्स करना होगा। अगले 24 आवर्स के लिए ये रूल्स फॉलो करना होगा। नो स्क्रॉलिंग, नो शुगर, नो म्यूजिक। स्क्रॉलिंग तुम्हारे अटेंशन स्पैन को खत्म कर रहा है एंड शुगर से तुम्हारे बॉडी को चीप एनर्जी मिल रहा है। इनको अप्लाई करने के बाद तुम बोर हो जाओगे, तुम्हारा हाथ बार बार मोबाइल को छूने का मन करेगा, तुम्हारा दिमाग चीखेगा कि मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए। याद रखना, जब दिमाग को बाहर से डोपामिन मिलना बंद हो जाता है तभी वो अंदर से क्रिएटिव आइडियाज पैदा करने की कोशिश करता है। बोर्डम तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारा वेपन है। आज रात सोने से पहले अपने कमरे की लाइट्स ऑफ करो, फोन दूसरे कमरे में रखो और 10 मिनट तक सिर्फ अंधेरे में बैठो। सोचो नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व करो। फेज 2 द एल्गोरिदम। स्कूल और सोसाइटी ने तुम्हें एक बहुत बड़ा झूठ बेचा है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। ये बकवास है। व्हाइट रूम में रट्टा मारना अलाउड नहीं था, वहाँ डाटा कंप्रेशन सिखाया जाता था। नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीनियसेस उस इन्फॉर्मेशन को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। लोग कहते हैं विजुअलाइज करो, पर कोई ये नहीं बताता कि कैसे। अयानो कोजी यूज करता था द मेंटल सैंडबॉक्स। जब वो कुछ पढ़ता, वो वर्ड्स याद नहीं करता, वो अपने दिमाग में एक सिमुलेशन रन करता है। अगर तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो डेट्स याद मत करो, अपने दिमाग में वो वॉर क्रिएट करो, कैरेक्टर्स को देखो, ब्लड, स्ट्रेटजी, फियर सब फील करो। इन्फॉर्मेशन को एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर दो। इंसान फैक्ट्स को भूल जाता है, ट्रॉमा और एक्सपीरियंस कभी नहीं भूलता। मेक योर स्टडी सेशंस अ मूवी, नॉट अ टास्क। रिवर्स इंजीनियरिंग, द एग्जामिनर ट्रिक। ये वो सीक्रेट है जो कोई भी टॉपर आपसे शेयर नहीं करता। अयानो कोजी टेस्ट में फुल मार्क्स या फिर एग्जैक्ट 50% कैसे लाता है? क्योंकि वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ता, वो एग्जामिनर को पढ़ता है। एक एवरेज स्टूडेंट सोचेगा कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन एक व्हाइट रूम जीनियस सोचता है कि एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन क्यों बनाया, ये मुझसे क्या गलती करवाना चाहता है। पेपर बनाने वाले की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो। क्या वो तुम्हें कंफ्यूज करना चाहता है या वो लॉजिक टेस्ट कर रहा है? जब तुम पेपर सेटर के दिमाग में घुस जाओगे तो क्वेश्चन पेपर लीक होने जैसा लगेगा। किताब को ऐसे पढ़ो जैसे तुम किसी क्रिमिनल से इंटरोगेट कर रहे हो। हर लाइन पर सवाल उठाओ, आर्ग्यूमेंट करो ऑथर के साथ। जब तुम इन्फॉर्मेशन के साथ लड़ते हो तो वो दिमाग में परमानेंटली बैठ जाता है। तो अब इन सब चीजों को सुनने के बाद क्या तुम्हारा दिमाग फेज 3 के लिए रेडी है? अगर रेडी हो तो चलते हैं फेज 3 में। फेज 3 द वेसल। जिम कल्चर ने तुम्हें धोखा दिया है। लोग सोचते हैं कि बड़े मसल्स का मतलब ताकत है। गलत। एक बॉडी बिल्डर सिर्फ एक 100 पीस है। वो हैवी वेट उठा सकता है, लेकिन क्या वो सरवाइव कर सकता है? व्हाइट रूम का फिलोसॉफी अलग है। हम मसल ट्रेन नहीं करते, हम नर्वस सिस्टम ट्रेन करते हैं। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे मसल में नहीं, तुम्हारे दिमाग के सिग्नल्स में है। इसी वजह से जो अयानो कोजी बिल्कुल दुबला दिखता है, वो बड़े लोगों को भी हरा सकता है। इट्स नॉट अबाउट साइज, इट्स अबाउट डेंसिटी। तुम्हारे दिमाग में एक गवर्नर लगा है जो तुम्हें अपनी पूरी ताकत यूज करने से रोकता है। साइंस इसे कहते हैं हाइस्टिकल स्ट्रेंथ। जब एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कार उठा लेती है, वो मसल नहीं है, वो एड्रेनलिन था। जब तुम वर्कआउट कर रहे हो और थक जाओ तो विजुअलाइज करो कि तुम्हारी लाइफ डेंजर में है। इमेजिन अ नाइफ एट योर थ्रोट। अपने दिमाग को ट्रिक करो। जब तुम सर्वाइवल मूड में ट्रेनिंग करते हो तो तुम लिमिट्स को तोड़ देते हो। पेन सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो ब्रेन को बता रहा है कि डैमेज हो रहा है। नेक्स्ट टाइम जब तुम कोल्ड शावर लो या हेवी लिफ्ट करो और बॉडी चीखने लगे
रिएक्ट मत करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो कि दर्द हो रहा है, मेरा लेग बर्न कर रहा है। तुम्हें बड़ा नहीं दिखना है, तुम्हें डेंजरस होना है। इसलिए कैलिस्थेनिक बोथ वेट ट्रेनिंग सुपीरियर है। अपनी बॉडी को कंट्रोल करना सीखो, पुशअप्स, पुलअप्स, स्प्रिंट्स। इसी बात पे अगर आपको कैलिस्थेनिक्स पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बता देना। ऐसा शरीर बनाओ जो कपड़े में बिल्कुल नॉर्मल लगे, लेकिन जब शर्ट उतरे तो ऐसा लगे जो स्टील का बना हो। फेस 4 द पोकर फेस। तुम्हारा चेहरा एक खुली हुई किताब है। जब तुम गुस्सा होते हो तुम्हारी आईब्रो सिकुड़ जाता है। जब तुम डरते हो तुम्हारी पपील फैल जाती है। तुम बिना एक शब्द बोले दुनिया को अपने सारे सीक्रेट्स बता रहे हो। व्हाइट रूम में इमोशन दिखाना मतलब कमजोरी दिखाना। अगर दुश्मन को पता चल गया कि तुम्हें क्या चीजें गुस्सा दिलाती है तो वो तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। रूल नंबर 1 कहता है जो इंसान रिएक्ट करता है वो हमेशा कंट्रोल किया जाता है, जो रिएक्ट नहीं करता वो कंट्रोल करता है। साइंस कहती है माइक्रो एक्सप्रेशन सिर्फ 0.5 सेकंड के लिए आते हैं, लेकिन एक ट्रेंड ऑब्जर्वर उन्हें पकड़ लेता है। अयानो कोजे का चेहरा ब्लैंक क्यों लगता है? क्योंकि उसने अपने फेशियल मसल को डेड कर दिया है, ट्रेन किया है। तुम्हें इन मसल को रिलैक्स करना सीखना पड़ेगा। कोरुगेटर मसल एंड जाइगोमेटिक मेजर मसल है जो हिलता है, इसको कंट्रोल कर लोगे तो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। आज से 3 सेकंड रूल अप्लाई करो। जब कोई तुम्हें गाली दे या बुरी खबर मिले तुरंत रिएक्ट मत करो। अपने दिमाग और अपनी मुंह के बीच में एक वॉल खड़ी कर दो। पहले इन्फॉर्मेशन आने दो, उसे प्रोसेस करो, फिर डिसाइड करो कि कौन सा एक्सप्रेशन दिखाना जरूरी है। याद रखना, रिएक्शन इमोशन है, रेस्पॉन्स इंटेलिजेंस है। बी रेस्पॉन्सिव नॉट रिएक्टिव। ये एक्सरसाइज तुम्हें साइकोपैथ नहीं मास्टर बनाएगी। रोज आईने के सामने बैठो, अपने पुराने पेनफुल मेमोरीज याद करो या कुछ बहुत फनी सोचो, लेकिन शर्त यह है तुम्हारा चेहरा हिलना नहीं चाहिए। अंदर तूफान हो सकता है, बाहर सन्नाटा होना चाहिए। जब तुम अपने चेहरे का मालिक बन जाओगे तब तुम किसी भी कन्वर्सेशन को डोमिनेट कर पाओगे, क्योंकि जिसका चेहरा पढ़ा नहीं जा सकता उससे सब डरते हैं। फेज 5 द सोशल इंजीनियर। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, प्लेयर्स एंड पीसेस। ज्यादातर लोग पीसेस हैं, वो रूल्स फॉलो करते हैं, सोसाइटी से डरते हैं और इमोशन में आकर फैसला लेते हैं। व्हाइट रूम मेंटेलिटी कहता है कि पीपल आर रिसोर्सेस। असली पावर वो नहीं है जो थ्रोन पर बैठा है, असली पावर वो है जो थ्रोन के पीछे खड़ा होकर राजा के कान में विस्पर कर रहा है। आओ देखते हैं अयानो कोजी ने ये कैसे किया। स्टोरी याद करो, क्लास डी फर्स्ट मिड टर्म एग्जाम। सूडो और बाकी जो कि इडियट ट्रायो माना जाता था वो फेल होने वाले थे। होरिकिता उन्हें पढ़ाने की कोशिश कर रही थी पर वो फेल हो रही थी। सब लोग हार्ड वर्क कर रहे थे, लेकिन अयानो कोजी यहाँ एक सोशल इंजीनियर यूज किया। उसने सोचा ये स्कूल जापान के एजुकेशन सिस्टम का मिरर करता है और असली दुनिया में हर समस्या का प्राइज होता है। वो लाइब्रेरी नहीं गया, वो एक सीनियर स्टूडेंट के पास गया। अयानो कोजी उससे पूछता है मुझे पिछले साल की टेस्ट पेपर चाहिए। सीनियर बोलता है गेट लॉस्ट। अयानो कोजी उससे डील करता है, मैं तुम्हें 15 के पॉइंट्स दूंगा। फिर डील डन हो जाता है। जब बाकी क्लास स्ट्रेस में थी अयानो कोजी के पास ऑलरेडी आंसर्स थे। ये चीटिंग नहीं था, ये रिसोर्स मैनेजमेंट था। उसने एक इंसान की ग्रीड को यूज किया पूरी क्लास को बचाने के लिए। इस कहानी से हमें क्या सीखने मिलता है? हमेशा फ्रंट डोर से मत जाओ। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है सिस्टम में लूप होल ढूंढना। रियल लाइफ में हर किसी को कुछ चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को रिकॉग्निशन चाहिए, किसी को सिक्योरिटी चाहिए। तो यहाँ पे मैस्लोस हायरार्की यूज करो। पहचानो कि सामने वालों को क्या नीड है। वंस यू नो व्हाट दे वांट यू वांट देम। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अयानो कोजी ने वो पेपर्स खुद से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, क्योंकि अगर वो हीरो बनता तो वो स्पॉटलाइट में आ जाता। उसने होरिकिता और कुशिदा को आगे किया और क्रेडिट उन्हें लेने दिया। अगर तुम कॉलेज में कोई बड़ा काम कर रहे हो तो उसके क्रेडिट को तुम अपने लीडर को लेने दो। जब तुम उन्हें हीरो फील कराते हो तो वो तुम्हारा शील्ड बन जाता है। अब आते हैं फेज 6 पे, द शैडो। अयानो कोजी का सबसे आइकॉनिक मोमेंट याद है? उसके एंट्री एग्जाम्स के स्कोर्स। मैथ्स में 50, इंग्लिश में 50। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। 100 लाना आसान है अगर तुम जीनियस हो, लेकिन एग्जैक्टली 50 लाना, हर क्वेश्चन का आंसर जानते हुए भी आधा गलत कर देना, ये गॉड लेवल कंट्रोल है। सोसाइटी टॉप 1% को टारगेट करती है, सोसाइटी बॉटम 1% को कुचल देती है। सबसे सेफ जगह है द मिडिल वन। अयानो कोजी एवरेज बना ताकि वो इनविजिबल रहे। जापानीज कल्चर में एक कहावत है, द नेल दैट स्टिक्स आउट गेट्स हैमर्ड डाउन। रियल लाइफ में जब तुम चिल्लाते हो कि मैं अमीर हूँ या मैं स्मार्ट हूँ, तुम अपना दुश्मन इनवाइट कर रहे हो। लोग तुम्हारी टांग खींचेंगे, तुमसे उधार मांगेंगे, तुम्हें स्कैम करने की कोशिश करेंगे। होरिकिता स्पॉटलाइट में थी इसलिए वो टारगेट बनी। अयानो कोजी शैडो में था इसलिए वो फ्री था। पावर चाहिए तो क्रेडिट मत लो, आजादी चाहिए तो स्पॉटलाइट से दूर रहो। इंटेलिजेंस एजेंसीज ऐसा ग्रे मैन कॉन्सेप्ट कहती है।
एक ऐसा इंसान जो इतना बोरिंग दिखता है कि कोई उसे दोबारा मूड के भी ना देखे। ना बहुत अच्छा कपड़ा, ना बहुत खराब, ना बहुत लाउड, ना बहुत क्वाइट। अपीयर हार्मलेस। अगर तुम बॉडी बिल्डर भी हो तो लूज कपड़े पहनो, वैसा बनो जैसे लोग तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं। अगर वो सोचते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो तो बन जाओ। बेवकूफ़ होने का नाटक करना एक जीनियस ही कर सकता है। कभी कभी जानबूझकर हार जाना जीतने से बड़ा मूव होता है। इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक इनकम्पिटेंस। जब लोग सोचते हैं कि तुम उनसे कम स्मार्ट हो तो वो तुम्हारे सामने अपने सीक्रेट्स बता देते हैं, क्योंकि तुम्हें वो थ्रेट नहीं मानता। तुम्हारी मेडियोक्रिटी तुम्हारा मास्क है, तुम्हारी इंटेलिजेंस तुम्हारा डैगर है। अब तक हमने डिफेंस सीखा। फेज 7 में हम अटैक करेंगे। हम सीखेंगे द पॉलीमैथ, स्किल्स को वेपन कैसे बनाएं। फेज 7 द पॉलीमैथ। दुनिया तुम्हें बोलती है सिर्फ एक चीज में एक्सपर्ट बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो या आर्टिस्ट बनो, लेकिन व्हाइट रूम का फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। एक इंसान को डायपर चेंज करने से लेकर इन्वेशन प्लान करने तक सब कुछ आना चाहिए। अयानो कोजी सिर्फ मैथ्स का जीनियस नहीं है, वो पियानो बजाता है, वो कैलीग्राफी करता है, वो टी सेरेमनी जानता है। क्यों? क्योंकि स्किल्स आइसोलेटेड नहीं है। पियानो बजाने से पैटर्न रिकॉग्निशन बढ़ता है जो मैथ्स में काम आता है। मार्शल आर्ट्स, कैलिस्थेनिक्स से डिसिप्लिन बनता है जो आपका स्टडी में काम आता है। तो कहीं ना कहीं सब कुछ कनेक्टेड ही है। दुनिया के टॉप 1% पियानिस्ट नहीं बन सकते, वहाँ कंपटीशन बहुत है। तुम दुनिया के टॉप 1% कोडर भी नहीं बन सकते, लेकिन अगर तुम टॉप 25% पियानिस्ट हो और टॉप 25% कोडर हो तो तुम रेयर हो। इसे कहते हैं स्किल स्टैकिंग। सिर्फ लॉजिकल स्किल्स लाइक कोडिंग, मैथ्स मत सीखो, उसके साथ क्रिएटिव स्किल्स भी जोड़ो, राइटिंग, डिजाइन। एग्जांपल के लिए एक प्रोग्रामर बोरिंग होता है, लेकिन एक प्रोग्रामर जो साइकोलॉजी समझता है तो वो फेसबुक जैसे ऐप्स बनाते हैं। अपने रिज्यूमे देखो, क्या तुम्हारी सारी स्किल्स एक ही फील्ड की है? अगर हाँ तो तुम रिप्लेस होने वाले हो। जब तुम कोई नई स्किल सीखते हो तो तुम्हारा ब्रेन फिजिकली चेंज होने लगता है। जितना ज्यादा तुम डाइवर्स स्किल सीखोगे उतना ही तुम्हारा दिमाग फ्लेक्सिबल होगा। तुम्हें बनना है एक टी शेप पर्सन। हॉरिजॉन्टल लाइन ये बताता है कि तुम्हें हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, एंड टी में जो वर्टिकल लाइन है ये बताता है कि तुम्हें किसी एक चीज में मास्टर होनी चाहिए। अयानो कोजी की मास्टरी स्ट्रेटेजी है, लेकिन उसका जनरल नॉलेज अनलिमिटेड है। हर 6 महीने में एक नई स्किल पिक करो, तुम्हारी फील्ड से बिल्कुल अलग होनी चाहिए। अगर तुम साइंस स्टूडेंट हो तो कुकिंग सीखो, अगर तुम आर्टिस्ट हो तो फाइनेंस सीखो। कन्फ्यूज द एनिमी विथ योर रेंज। अब तुम्हारे पास माइंड है, बॉडी है, सोशल स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं, लेकिन क्या होगा जब प्लान फेल हो जाएगा? फेज 8 में हम सीखेंगे द वेरिएबल, क्राइसिस मैनेजमेंट। जब सब पैनिक करते हैं तब तुम कैसे ऑपरेट करोगे? फेज 8 द वेरिएबल। माइक टाइसन ने कहा था सबके पास एक प्लान होता है जब तक उन्हें मुंह पर मुक्का ना पड़े। लोग सोचते हैं व्हाइट रूम जीनियस सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकता है, पर असल बात यह है कि फ्यूचर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अयानो कोजी फ्यूचर नहीं जानता, वो वेरिएबल्स जानता है। जब र्यून ने उसे कॉर्नर किया, अयानो कोजी डरा नहीं, क्योंकि उसके लिए केओस एक सीढ़ी है। नॉर्मल इंसान पैनिक करता है, ये क्या हो गया? यही आपको ऊडा लूप मास्टर करना होगा। ये यूएस एयरफोर्स की टेक्निक है। सबसे पहले ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है, देन ओरिएंट, इसका मेरे गोल पर क्या असर पड़ेगा, देन डिसाइड, बेस्ट ऑप्शन चूज करो, देन एक्ट, बिना हेजिटेट किए एग्जीक्यूट करो। ये साइकिल जितनी तेजी घूमेगी तुम उतना डेंजरस बनोगे। जब तक तुम्हारा दुश्मन सोच रहा है तब तक तुम एक्ट कर चुके हो। कंफर्ट जोन तुम्हारा दुश्मन है। अगर तुम रोज सेम रूटीन फॉलो कर रहे हो तो तुम फ्रेजाइल हो। एक छोटा सा क्राइसिस तुम्हें तोड़ देगा। रोज कुछ ऐसा करो जो तुम्हें अनकंफर्टेबल करता है। ठंडे पानी से नहाओ, अनजान लोगों से बात करो, अपने दिमाग को शौक की आदत डालो ताकि जब असली तूफान आए तो तुम हिलो भी नहीं। फेज 9 द डी अटैचमेंट। दोस्ती, प्यार, भरोसा। सोसाइटी इन्हें मैजिक कहती है, व्हाइट रूम इन्हें केमिस्ट्री कहती है। क्या अयानो कोजी दोस्तों से नफरत करता है? नहीं, वो बस उन्हें ऑब्जेक्टिवली देखता है। हर इंसान एक बुक है। कुछ किताबें एंटरटेनमेंट के लिए है, कुछ किताबें नॉलेज के लिए, और कुछ किताबें सिर्फ आग जलाने के लिए काम आती है। तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा इंसान किस सेल्फ पर रखना है। इमोशनल डिपेंडेंसी एक बीमारी है। अगर तुम्हारी खुशी किसी और इंसान पर डिपेंड करती है तो तुम स्लेव हो। व्हाइट रूम का सबसे बड़ा लेसन है सॉलिट्यूड इज पावर। अकेले रहने से डरो मत। जब तुम अकेले हो तब तुम मास्क नहीं बनते, तुम रियल होते हो। अपने अंदर इतना कंप्लीट बनो कि तुम्हें किसी की जरूरत ना हो। लोग चाहिए पर लोग जरूरी नहीं है। रियल वर्ल्ड अनकंडीशनल लव पर नहीं चलता, रियल वर्ल्ड वैल्यू एक्सचेंज पर चलता है। अगर तुम वैल्यूबल हो तो लोग तुम्हारे पास आएंगे, अगर तुम यूजफुल नहीं हो तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे। रोना बंद करो और वैल्यूबल बनो। अयानो कोजी को कोई क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि वो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करता। बी द सॉल्यूशन नॉट द विक्टिम।
फेज 10 द मास्टरपीस। हमने अलग अलग टुकड़ों की बात की, माइंड, बॉडी, साइकोलॉजी, लेकिन अयानोकोजी इन सब का टोटल सम है। अगर तुम्हारे पास जीनियस दिमाग है पर बॉडी वीक है तो तुम फेल हो जाओगे। अगर तुम्हारी बॉडी स्ट्रांग है पर तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहते, फिर भी तुम फेल हो जाओगे। ये वो स्टेट है जहां तुम्हें एक्ट नहीं करना पड़ता, तुम बन जाते हो। तुम्हें अब पोकर फेस बनाने के लिए सोचना नहीं पड़ता, तुम्हारा हो जाता है ऑटोमेटिकली। तुम्हें पढ़ने के लिए फोकस नहीं करना पड़ता, वो हंगर है। दिस इज कॉल्ड फ्लो स्टेट। लोग पूछते हैं ये ट्रेनिंग कब खत्म होगी, जवाब है कभी नहीं। व्हाइट रूम कोई स्कूल नहीं है जहां तुम ग्रेजुएट हो जाओ, ये एक लाइफ स्टाइल है। जापानीज फिलोसफी काइजन कहती है 1% बेटर एवरी डे। अगर तुम कल से बेटर नहीं हो तो तुम पीछे जा रहे हो। अयानोकोजी अपने आप से कम्पीट करता है, उसका कंपटीशन दुनिया नहीं है, उसका कंपटीशन वो खुद है। हर रात सोने से ठीक पहले तुम्हें ऑडिट करना होगा, आज मैंने कौन सा नया स्किल सीखा, आज मुझे कौन सा नया इन्फॉर्मेशन पता चला। व्हाइट रूम रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, गलत है। तुम्हारा रूम व्हाइट रूम है, तुम्हारा दिमाग व्हाइट रूम है। सुनने में बहुत कूल लगता है ना कि मैं व्हाइट रूम स्टूडेंट बनूंगा, मैं व्हाइट रूम रूटीन को फॉलो करूंगा कल से, लेकिन असलियत यह है कि तुम में से 99% लोग कल सुबह वही करेंगे जो आज किया था। तुम मोटिवेशन पर जिंदा हो, डिसिप्लिन पर नहीं। व्हाइट रूम कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक ग्राइंड है। मैंने इस रूटीन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि तुम इसे एक्चुअली फॉलो कर पाओ। पार्ट 1 द शॉक मॉर्निंग टाइम। तुम्हारी सुबह कंफर्ट से शुरू नहीं होनी चाहिए। 4 या 5 बजे उठो और सबसे पहले अपनी बॉडी को शॉक दो। कोल्ड शावर, एक्सरसाइज, दिमाग को सिग्नल भेजो कि बॉस मैं हूँ, नींद नहीं। पार्ट 2 होगा द मास्क डे टाइम। स्कूल या कॉलेज में तुम स्टूडेंट नहीं हो, तुम एक स्पाई हो। अपना मुंह बंद रखो, लोगों को ऑब्जर्व करो, हर कॉन्वर्सेशन में सोचो इस इंसान को मुझसे क्या चाहिए। नंबर 3 द ऑडिट। ये सबसे जरूरी है। रात को सोने से पहले खुद का हिसाब लो, क्या आज मैंने टाइम वेस्ट किया, क्या आज तुम इमोशंस में बह गए। अगर तुम अपनी गलतियां ट्रैक नहीं करोगे तो तुम कभी इंप्रूव नहीं करोगे। मैं जानता हूँ कि वीडियो खत्म होने के बाद ये सब भूल जाओगे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए काम आसान कर दिया है। मैंने एक व्हाइट रूम डेली प्रोटोकॉल PDF डिज़ाइन किया। इसमें एग्जैक्ट टाइमिंग है, कब उठना है, कब पढ़ना है और कब डू नथिंग प्रैक्टिस करनी है। ये PDF फ्री है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसे डाउनलोड करो, प्रिंट करो और अपनी दीवार पर चिपका दो। इसे सिर्फ डाउनलोड मत करना, इसे एग्जीक्यूट करना, क्योंकि पेपर पर रूटीन होना आसान है, रियल लाइफ में फॉलो करना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। दुनिया तुम्हें चेंज करने की कोशिश करेगी, वो चाहेंगे कि तुम भी उनके जैसा बने रहो, लेकिन तुम जाग चुके हो, तुमने रेड पिल खा लिया। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, सब बंद हो चुका है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो तुम टॉप 1% कैटेगरी में आ चुके हो। यहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता। तुम्हें वो कैपेबिलिटी है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तो कमेंट में टॉप 1% जरूर कमेंट करना। मैं भी देखूं कि कितने लोग टॉप 1% कैटेगरी में आ चुके हैं।